वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और इसमें एक पुस्तक गोविंद भाई की पाठशाला में आप जैसा देख रहे हैं कि पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा सा। इनके हमने 4 अध्यायों को हम पढ़ चुके हैं। 5वां अध्याय है कीमोथेरेपी के संबंध में अज्ञानता। इसे पढ़ते हैं। हम माँ के घर वापस लौटे। माँ की तबीयत नाजुक थी। मेहमानों का आना जाना लगातार जारी था। कुछ लोग तो हम दोनों को देखते ही रो पड़ते थे। हर समय घर में 25-30 लोग ही होते थे। मीरा बहन ने कहा, भगवान को भी तुम्हारा सुख देखकर ईर्ष्या हुई होगी। मैं धीरे धीरे अपनी बीमारी से लड़ने की मन स्थिति में आ रही थी। प्रदीप भाई मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। शैलेश हमेशा विचारों में खोए रहते थे। गंभीरता के साथ एक एक काम को निपटाए जा रहे थे। ज्योति और बच्चे रात को माँ के घर सोते थे। उस दिन मैं और शैलेश अपने घर सोने आए। बड़ी देर तक जागते ही रहे। खुद की गलतियों को ढूंढने का प्रयास चल रहा था। अगर 6 महीने पहले ही पता चल जाता तो, लेकिन किंतु परंतु सूची का कोई अंत नहीं था। कैंसर क्यों हुआ, इसके कारण खोजने में सारा भूतकाल निचोड़ा गया। भूतकाल तो बदल नहीं सकते थे। भीषण तांडव नृत्य करने वाले वर्तमान के कटु कठोर सत्य को स्वीकार करने के लिए मन अभी तैयार नहीं था। और भविष्य के बनाए हुए सुंदर सपनों के महल रेती के बने हुए घर की तरह ढह जाते थे। फिर से शुरू होता था ठोस यथार्थ सत्य का निरंतर चलने वाला भयंकर तांडव। 4 लोगों के साथ बाह्य रूप से स्वस्थ चित्त होने का दिखावा करने वाले हम पति पत्नी अकेले में तो काल्पनिक वियोग की वेदना के दर्द से करा रहे थे। निशब्द रुदन कर रहे थे। अंत में थकावट से शरीर की सारी शक्ति खत्म होने के बाद विषाद में चुपचाप पड़े रहे। कुछ समय की त्रांदावस्था में कैंसर प्रतीक, जिसे मैंने पिछले 2 दिन से लगातार हर एक अस्पताल में देखा था, उसे असंख्य केकड़ों की टोकरियों के रूप में मेरी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखा। उसकी कर्कश दुखांत आवाज से मेरे कान के पर्दे फट रहे थे और मैं चिल्लाती चिल्लाती भाग रही थी, बस भाग रही थी। अचानक मेरी नींद खुल गई। पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। शैलेश तो जाग ही रहे थे, बिस्तर पर बैठे आंखें मूंद कर नवकार मंत्र का स्मरण कर रहे थे। उनके चेहरे पर याचना के भाव स्पष्ट पढ़े जा सकते थे। मैं उठकर जय जिनेन्द्र कहकर सहज स्वस्थतापूर्ण खड़ी हो गई और सुबह की दिनचर्या में लग गई। आज सुबह से ही अमेरिका से फोन आ रहे थे। अजय जी ने कहा, भाभी मैं अब कुछ देर में ही निकल रहा हूँ। बिल्कुल चिंता मत करना, आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको अमेरिका इलाज के लिए ले आऊंगा। मेरी ननद प्रीति बहन, दिव्या बहन, कांति चाचा सभी फोन से बातें करके मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। दिव्या बहन बंबई से अमेरिका के लिए निकल रही थी, तभी रिपोर्ट्स आ गए थे, लेकिन जानबूझकर उनको बताया नहीं गया। 24 घंटे बाद वो न्यूयॉर्क पहुंची और यहाँ के बदले हुए चित्र के बारे में सुनकर हताश हो गई। आज मेरे लिए कीमोथेरेपी की दवाएं खरीदनी थी। परदेसी कंपनी के टैक्सोटेर इंजेक्शन खरीदने का निर्णय सबकी अनुमति से लिया गया। बंबई से चाचा जी का फोन आया, अहमदाबाद बिल्कुल नहीं रुकना, बंबई आ जाओ या तो प्रज्ञा को लेकर अमेरिका चले जाओ, यहाँ भारत में इलाज नहीं कराना है। खबर मिलते ही शैलेश ने मामा जी का फोन आया। ससुर जी से कहा, आपको पैसे की क्या कमी है, बहू को लेकर तुरंत अमेरिका चले जाओ। फोन रखते ही ससुर जी ने पूछा, सोच लो बंबई चलना है क्या? हम युवा पीढ़ी ने तय किया था अहमदाबाद में रहकर ही इलाज करवाना है। हमने अपना निश्चय बता दिया। अहमदाबाद के डॉक्टर भी दुनिया के कैंसर आविष्कारों के संबंध में जागरूकता रखते हैं। अनेक कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहकर विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। हर साल 2 साल बाद इंग्लैंड अमेरिका के अस्पतालों में 4-6 हफ्ते रहकर अधिक शिक्षा अनुभव ग्रहण करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से प्रतिदिन होने वाले आविष्कारों से भी वह अपने ज्ञान का संवर्धन करते हैं। हमने सोचा कि कहीं बाहर दूसरे शहर जाने से बच्चों की शिक्षा, घर की देखभाल, माँ की नाजुकता हालत और मेरा बार बार अस्पताल में भर्ती होना, घर के लोग कहाँ कहाँ भागते फिरेंगे। यह सच है कि कर्म भोग सिद्धांत पर पूरी श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कभी इधर उधर भागदौड़ नहीं करता, लेकिन अपने पुरुषार्थ को कमजोर नहीं होने देता।
क्योंकि कर्म योग सिद्धांत में मानवीय के पुरुषार्थ का महत्व समझाया गया है। कर्म भोगवाद व्यक्ति को निराशावादी या कायर नहीं बनाता, बल्कि उसकी असुरक्षितता की भावना को कम करता है। शाम को आस्था अस्पताल में मुझे दाखिल किया गया। कीमोथेरेपी शुरू होने के पहले दोनों डॉक्टर मिलने आए। आवश्यक सूचनाएं दी गई। कीमोथेरेपी के बाद 7, 9, 13 दिनों के बाद खून की जांच करवाकर रिपोर्ट दिखाना। जुलाब शुरू हो जाए, बुखार आ जाए, चमड़ी पर लाल रंग के धब्बे आ जाए तो तुरंत संपर्क करना। 2-3 उल्टियां होगी, लेकिन बाद में सेहत ठीक रहेगी। बाल झड़ेंगे, लेकिन इलाज खत्म होने के बाद वापस आ जाएंगे। इलाज के समय खाने में मिर्च का उपयोग ना करें और तली हुई चीजों का निषेध करें। बाहर का पानी ना पिएं, अधिकतर उबाल कर पानी पिया जाए। सारी सूचनाएं सही शब्दों में दी गई, लेकिन उसका प्रयोजन क्या था, मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। मेरी नसें बहुत ही पतली थी। एंथेस्टि ऑन ऑनास्थेसिस को भी नस मिलने में तकलीफ हुई। 2-3 प्रयत्न के बाद ही नस मिल पाई। थेरेपी शुरू होने के बाद थोड़ी देर में ही आंखें भारी हो गई, मुंह में मिचलाहट होने लगी और अचानक कड़वाहट महसूस हुई। जिंदगी में कभी ना आने वाली अनुभूतियां आ रही थी। अभी तक सिर्फ विचार और भावनाओं के स्तर पर ही युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन युद्ध के बारे में सिर्फ सोचना और प्रत्यक्ष युद्ध में लड़ना, ये दोनों बातें अलग हैं। अभी आधी भी थेरेपी नहीं हुई थी कि उल्टियां शुरू हो गई। डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने के लिए कहा, वह भी बड़ा बेस्वाद लगा। उसके बाद पेट में कुछ अस्थिरता महसूस कर रही थी। रात के करीब 1:30 बजे भी उल्टियां चल रही थी। मुझे सावधानी से घर लाकर सुलाया गया। सुबह उठते ही उल्टियां और चक्कर आना शुरू हुआ। भयंकर सिर दर्द हो रहा था। मुंह की कड़वाहट बिल्कुल ही कम नहीं हुई थी। अंदर से शरीर तप रहा था और बाहर से बदन पर रोंगटे खड़े हो जाए इतनी ठंड लग रही थी। जब उठने की कोशिश की तो पांव कांपने लगे, सहायता लेनी पड़ी। धरती कांप उठे। इस तरह चलने वाली प्रज्ञा अपना शारीरिक बल खो चुकी थी, लेकिन मानसिक दृढ़ता अखंड थी। चाय भी अच्छी नहीं लगी। मन में तय किया, निरोगी व्यक्ति के समान मैं कैंसर की सारी उपचार प्रक्रिया पूरी करूंगी। लेकिन मेरा यह निश्चय कैंसर के इलाज के बारे में पूर्णतः अज्ञात होने की गवाही थी। कीमोथेरेपी के दौरान शरीर की रक्त कोशिकाओं की संख्या प्रमाण जो कम अधिक होता हुआ डॉक्टर ने मुझे समझाया नहीं था। इसका एक कारण हो सकता है हमारे समाज का अज्ञान और अंधश्रद्धा। डॉक्टर अगर विस्तार से जानकारी देंगे तो शायद पेशेंट इलाज पूरा किए बिना भाग जाएगा। इस डर से डॉक्टर ज्यादा जानकारी नहीं देते। लेकिन मैं अपने रोग के बारे में शुरू से ही मन में संतुलित रख सब कुछ जानने का प्रयास कर रही थी। इसके उपरांत भी कीमोथेरेपी के अज्ञान के कारण बहुत बड़ी भूल कर बैठी। कीमोथेरेपी के दिए जाने वाली दवाओं का असर होने के लिए 21 दिन का एक निश्चित चक्र होता है। कीमोथेरेपी के बाद शरीर की कैंसरग्रस्त कोशिकाओं के साथ साथ निरोगी कोशिकाएं भी नाश होने लगता है। 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक का समय अत्यंत जोखिम भरा होता है। इस दरमियान मरीज की रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ही दुर्बल रहती है। रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने की इस अवधि के दौरान बाहर के लोगों का संपर्क, खाने पीने और सफाई की बेपरवाही, ये चीजें बड़ी खतरनाक होती है। उपचार पूर्ण होने के पूर्व ही किसी दूसरे के रोग के इन्फेक्शन होने से पेशेंट की मौत हो सकती है। मैंने यही गलती की। मुझे यह नहीं पता था कि मन चाहे कितना भी मजबूत हो, इससे शरीर की कमजोरी तो नहीं हो सकती। आने वालों से मिलजुल कर बातें करना, ये समय व्यतीत करने का मैं एक साधन समझ बैठी थी। शरीर अंदर से खोखला हो गया था, लेकिन मेरे अहंकारी आत्मविश्वास से मैं एक वीरांगना की तरह घूम फिर रही थी। मेरी पाचन शक्ति दुर्बल हो गई थी, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी। सबको अच्छा लगे इसलिए हमेशा की तरह सबके साथ खाने का प्रयास कर रही थी। थके हुए मेरे शारीरिक अंगों को और मैं ज्यादा थका रही थी। 4 दिनों के बाद छाती पर जबरदस्त प्रेशर महसूस होने लगा। मुझे लगा शायद कार्डियोग्राम की जरूरत है। ऐसा लगा कि शायद हार्ट अटैक यही है। घर वालों को क्यों परेशान किया जाए, इसलिए दर्द को ऐसे ही सहती रही। ऐसा लग रहा था कि बदन के टुकड़े हो जाएंगे। पाँव में बेहद ऐंठन हो रही थी, लेकिन अपनी सारी पीड़ा को चुपचाप सहन करती रही। न रोने की शपथ का पालन करना बहुत मुश्किल था। 7वें दिन श्वेत पेशियों की संख्या 1300 थी। हीमोग्लोबिन 10% था। घटे हुए श्वेत कोशिकाओं की गंभीरता से मैं अनजान थी। मैं तो मुझे और मेरी माँ को मिलने आने वालों से आराम से बैठकर बातें कर रही थी। वो कहाँ पता था कि 2 दिनों में श्वेत कोशिकाओं की संख्या घटकर 500 हो गई। लहू के न्यूरोफिल का प्रमाण घटकर 0.009 हो गया होगा। 8वें दिन रात को दस्त शुरू हो गए। शरीर का दर्द असहनीय था। फिर 9वें दिन मैं सुबह बाग में घूमने गई, मिलने आए हुए लोगों से बात की। आखिर में
जब बिल्कुल ही असहनीय हुआ, कमरे में जाकर सो गई। कुछ ही देर में मेरा बदन बुखार से तप गया। डॉक्टर से फोन पर बातें हुई, विस्तार पूर्वक समाचार देने पर उन्होंने तुरंत अस्पताल में दाखिल होने की सलाह दी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर नर्सेज भाग दौड़। डॉक्टरों की चिंताजनक चेहरे, शैलेश प्रदीप भाई के चेहरे से मैं समझ गई कि परिस्थिति कुछ खतरनाक है। फिर भी मैंने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखा। दवा इंजेक्शनों की एक लंबी सूची तैयार हुई। मेरे कमरे में किसी को भी प्रवेश नहीं था। डॉक्टर नर्स मुंह पर मास्क लगाकर ही आते थे। मुझे स्पर्श करने से पहले जंतुनाशक से हाथ धोते थे। मैं अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति खो बैठी थी। अथाह प्रयत्नों के बाद मेरी नस मिली। कुछ ही देर बाद नर्स ने एक बड़ा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक भरा हुआ इंजेक्शन नस में लगा दिया और मेरे शरीर में जैसे ज्वाला भड़क गई। जैसे ही दवा आगे बढ़ रही थी, लग रहा था कि बदन को तेजाब से जलाया जा रहा है। इतनी कल्पनातीत वेदना। उस जलन से मैं बिखला उठी। वेदना शांत होने तक सहते सहते मेरे शरीर की मानो सारी चेतनाएं नष्ट हो गई थी। पूरा बदन पसीने से तरबतर, पांव कांपने लगे, आवाज में कंपन आ गया। ज्योति उठकर बाहर गई। शायद बाहर जाकर वह दिल भरकर रोई होगी। शैलेश नवकार मंत्र का जप करते हुए मुझे थपथपाते रहे। वेदना के कारण मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। 10-15 मिनट के बाद दर्द जब थोड़ा कम हुआ, तब मैंने हंसते हुए कहा, कई निर्दोष जीवों को मारते समय, पैरों तले कुचलते समय मेरे इस जीव ने कभी कुछ सोचा नहीं होगा, इसलिए तो आज इतने हजारों बिच्छुओं को डसने का दर्द भुगत रही हूँ। शरीर बेहद कमजोर हो गया था। केवल दाल का पानी, चावल, फल, नींबू का शरबत आदि पाचन के लिए हल्की चीजों का भोजन और ढेर सारी दवाइयाँ, गोलियां खाने की इजाजत थी। मेरा न्यूट्रोपेनियन का इलाज चल रहा था। इस अवस्था में 48 घंटे बहुत ही खतरनाक होते हैं। डॉक्टर ने प्रदीप भाई को कहा कि इन 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो परिस्थिति खतरनाक हो सकती है, मृत्यु का भी संभावना है। हर 8 घंटों के बाद अत्यंत वेदनामय इंजेक्शन दिया जा रहा था। यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। सब लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर बैठे थे। हर 12 घंटों में मेरी नस जलकर बेकार हो जाती थी। फिर से नस का ढूंढना, बड़ी मुश्किल से कोई नस मिलते ही उसमें इंजेक्शन की सुई लगा दी जाती थी। इन 3 दिनों में कई वेदनात्मक कर्म भोगों का मैं भुगत चुकी थी, लेकिन मन में कचित मात्रा में उद्वेग आने नहीं दिया। जिन जीवों को मैंने निरंतर कष्ट दिया होगा, उनसे मैंने क्षमा मांगी, किए हुए पापों का प्रायश्चित किया है, समभाव रखने की कोशिश की। 3 दिनों में ही सफेद पेशियों की संख्या बढ़कर 1600 तक पहुंच गई। घर जाने की इजाजत दी गई। मुझे जीवन दान मिलने पर सभी ने परमात्मा का आभार माना। दूसरे दिन से मेरे बाल झड़ने लगे। बालों की काफी जाले पड़ गए। शैलेश ने कैंची से बाल काट दिए। बालों में साबुन लगाया तो बचे कुछ बाल झड़कर रेजर से निकाल दिए। मैंने एक सफेद कपड़ा सिर पर बांध लिया। सफेद गाउन, सफेद चेहरा, सिर पर सफेद दस्तार और सफेद चद्दर। मेरा हुलिया बदल गया। कैंसर के हर एक पेशेंट को, विशेष रूप से औरतों को, इस अवधि के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इस हालात में परिवार के सदस्य और समस्त मित्र परिवार का सहारा बहुत ही जरूरी है। मेरे पति, मेरे बच्चे निरंतर इजहार कर रहे थे। वो मुझे प्रसन्नता प्रदान कर रहे थे। बार बार कहते थे, तुम्हारे इस बदले हुए रूप में हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम हमारे लिए वही हो और उतनी ही प्रिय जितनी पहले थी। इन शब्दों से मुझे बेहद मानसिक प्रेरणा मिलती थी। केस झड़ते समय शारीरिक पीड़ा तो कुछ नहीं होती, लेकिन मन पर बड़ा जबरदस्त आघात होता। कुछ दिनों के बाद आदत पड़ जाती है और आघात की तीव्रता कम हो जाती है। तुम कितने निर्भय हो, अंदर से कितने मजबूत हो, इसी पर तुम्हारे दुख की तीव्रता अविलंबित है। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लगा। एक बड़ी भूल से हम काफी सबक सीख गए, इसलिए अब बीमारी के खिलाफ जंग शुरू था, लेकिन रणनीति बदल गई थी। तो ये था 5वें अध्याय, कीमोथेरेपी के संबंध में अज्ञानता के ऊपर स्वाध्याय, प्रज्ञा बहन के जीवन का अनुभव, कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा बहन की लिखित जीवनी के आधारित पुस्तक का 5वां अध्याय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद।